दोस्तों, अभी जो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक पे मैं एक पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो नाइट में बनाने के कारण कुछ लाइट इफेक्ट खराब होने के कारण या वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी उसमें। इस वजह से मैंने आज इसको रिवाइज करने का सोचा है, तो मैं इसको थोड़ा एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर रहा हूँ। समझने का प्रयास कीजिएगा। जिन दोस्तों को उन वीडियो को देखने में प्रॉब्लम हो रही थी या जिनको ढंग से समझ नहीं आ रहा था या जिनको देख नहीं पा रहे थे, ये उनके लिए है। एक बार आप देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अपन सबसे पहले अपन आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद में प्राचीन भारत के इतिहास, और फिर संविधान को कंप्लीट करेंगे, अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करेंगे, और जो भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, अपन साइंस या पर्यावरण या परिस्थिति से संबंधित जो भी टॉपिक शामिल है अपन उनको कवर करेंगे। और साथ साथ में अपना एक मैथ सब्जेक्ट भी चलता रहेगा। उसके बाद में जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट होगा, अपन रीजनिंग और राजस्थान जीके और इंग्लिश तीनों पोर्शन को एक साथ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन इनको एक बार देखते रहिएगा, अपनी तैयारी आप करते रहिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों जो अपने जीके के अंदर पूछे जाते हैं वो इतिहास से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन अपने आधुनिक भारत के इतिहास से ही आते हैं, और कुछ एक दो या न के बराबर क्वेश्चन है जो प्राचीन भारत के इतिहास या मध्यकालीन भारत के इतिहास से आते हैं। इसलिए अपन इस वीडियो को और इससे आगे आने वाले वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, ये सब चीजें आपको बुक्स में भी लिखी हुई है। इन सब को चीजों को लिखने का मतलब यही है कि आपको समझ में आए, आपको याद हो, आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं, याद करके जाएं और अपनी आने वाले एग्जाम में आप क्वेश्चन बना के आए। देखिए दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो इससे पहले अपन कोई भी चीज पढ़ने से पहले दोस्तों अपन थोड़ा सा बेसिक इतिहास अपने को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओनली रट्टाफिकेशन आप करोगे तो आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। थोड़ा आप समझिए, सीखिए और बेसिक इतिहास इसका जानिए ताकि आप लंबे समय तक याद रख सको। तो दोस्तों देखिएगा, तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं उस समय क्या भारत की स्थिति परिस्थिति रही होगी, क्या यूरोप की स्थिति रही होगी, इस जब कौन सी परिस्थितियां बनी जब यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने की जरूरत पड़ी, महसूस हुआ कि अपने को भारत में चलना चाहिए, भारत के साथ जाके व्यापार करना चाहिए। अपन उनका थोड़ा सा बेसिक इतिहास अपन दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों यूरोप और ये भारत है और ये अपना पूरा एशिया है। देखिए दोस्तों, ये लगभग उस समय की बात है जब भारत के अंदर एक समृद्ध साम्राज्य की स्थापना थी और भारत में मुगलों का शासन चल रहा था। और यूरोप के अंदर उस समय है वो पुनर्जागरण की स्थिति आ चुकी थी और एक आधुनिक यूरोप का दौर वो चल रहा था। यूरोप के अंदर आधुनिक यूरोप का दौर चल रहा था। तो इस समय यूरोप के अंदर एक प्रतिस्पर्धा को होड़ लग गई थी, एक भौतिक खोज की स्थिति बन चुकी थी। इसी वजह से यूरोप और भारत के मध्य व्यापार होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोप और भारत के मध्य व्यापार काफी प्राचीन समय से, प्राचीन काल से, सिंधु घाटी सभ्यता से ही होता आ रहा है। लेकिन वो व्यापार दोस्तों है वो स्थलीय मार्ग से होता आ रहा था। अब दोस्तों इसी बीच एक घटना होती है, 1453 की एक घटना होती है दोस्तों, याद रखना इसको। 1453 की एक घटना होती है। कस्तुतूनी एक जगह है, कस्तुतूनी एक जगह है दोस्तों। कस्तुतूनी जगह दोस्तों पूरी यूरोप में, यहाँ पर अरबों का आक्रमण करके अरब इस जगह पे कब्जा कर लेते हैं और जो यूरोप और भारत का जो स्थलीय मार्ग से जो व्यापार होता था, ये जो रास्ता ये अवरुद्ध हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे भौतिक खोज की स्थिति बनती है और ये इसी भौतिक खोज के क्रम में यूरोपीय है वो बारी बारी से भारत के अंदर समुद्री मार्ग से आते हैं और यहाँ से अपने व्यापार का संचालन करते हैं। इसी खोज में अपन पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले दो देश थे, पुर्तगाल और स्पेन। और अपन लोगों ने खूब पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि सबसे पहले भारत कौन आए, पुर्तगाली आए
वास्को डी गामा भारत आया, कालीकट बंदर का केरल पे पहुंचा, वहां पे उनके स्थानीय राजा राजा जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। ये सब हम छोटी क्लासेस में काफी बार पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये व्यापार करने के उद्देश्य से, स्थलीय मार्ग अवरुद्ध होने से व्यापार करने के उद्देश्य से ये जलीय मार्ग से भारत आने लगे और अपने व्यापार का संचालन करने लगे। क्योंकि दोस्तों अपन एक छोटे से मैप के द्वारा समझिएगा, क्योंकि दोस्तों दुनिया गोल है, तो दोस्तों ये हो गया अपना यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तरी अमेरिका और ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। ये 6 महाद्वीप हो गए दोस्तों। क्योंकि यूरोप के अंदर आधुनिक युग का दौर चल रहा था, तो इनमें प्रतिस्पर्धात्मक होड़ थी और ये खोज के लिए तलाश में निकल पड़े। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से यूरोप से निकला कोलंबस, निकला 1492 ईस्वी में कोलंबस निकला दोस्तों, और भारत की खोज के क्रम में वो अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका की खोज कर दी। उसके बाद दोस्तों यहाँ यूरोप से पुर्तगाल से निकला वास्को डी गामा, 1498 में निकला, और 1498 में निकला, और ये यहाँ से घूमते हुए अफ्रीका के चक्कर लगा के और ये हिंद महासागरीय क्षेत्र से ये भारत पहुंच गया दोस्तों। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? 1492 ईस्वी में की। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? 1498 ईस्वी में की। और इस वास्को डी गामा से दोस्तों एक दो क्वेश्चन और भी आता है कि वास्को डी गामा जिस मार्ग से भारत पहुंचा था, जिस समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था, इसका नाम पूछा जाता है। उसका नाम है दोस्तों केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप नाम याद रखना दोस्तों, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप मार्ग से दोस्तों ये भारत पहुंचा था, इस चीज को याद रखना दोस्तों। और यहाँ पे जब पूछा था ये वास्को डी गामा, तब यहाँ पे एक स्थानीय राजा थे, कालीकट बंदर का केरल में पहुंचा था। तो स्थानीय राजा थे, उनका नाम था राजा जमोरिन। पूछा जाता है कि किस स्थानीय राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत सत्कार किया था? तो राजा जमोरिन स्थानीय राजा थे जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत सत्कार किया था। तो इस प्रकार से अपन समझते हैं कि क्या परिस्थितियां रही जब यूरोपीय देश वो भारत में व्यापार करने के लिए आने, समुद्री मार्ग से आने के लिए मजबूर हुए। कारण ये था कि कस्तूतुनिया पे कब्जा कर लिया अरबों ने, तो ये स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गई। इसी वजह से इनको समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी, समुद्री मार्ग से व्यापार को संचालन करने लगे। तो ये था दोस्तों एक बेसिक इतिहास जिसको अपने को समझना चाहिए। यहाँ से 2-3 छोटी घटनाएं। कस्तूतुनिया ने पर अरबों ने आक्रमण कब किया, कब्जा कब किया? 1453 में। एक कोलंबस, एक वास्को डी गामा। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। किस मार्ग से पूछा वास्को डी गामा? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। और राजा कौन थे? स्थानीय राजा जमोरिन थे। देखिए दोस्तों, अब जैसे अपन ने पढ़ लिया, इन्हीं परिस्थितियों के कारण यूरोपीय देशों को भारत में आए और भारत से व्यापार संचालित किया। अब अपन उनके आने का क्रम देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार वो अपनी कंपनी डालते हैं, कैसे वो अपने स्थायित्व को प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से उनमें आपस में इन देशों के बीच में संघर्ष होता है, वो सब अपन डिटेल वाइज अपन आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा आया, कालीकट बंदर का केरल पे आया, केप ऑफ गुड होप मार्ग से आया और राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। याद रखना है सारी चीजों को। डच कब आए? 1595 ईस्वी में आए। अंग्रेज कब आए? 1600 ईस्वी में। अपन पढ़ते हैं बुक्स में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। और फ्रांसीसी कब आए? 1664 ईस्वी के अंदर आए दोस्तों। तो यहाँ से 4 सन याद रखनी है। पुर्तगाली 1498, डच 1595, अंग्रेज 1600 और फ्रांसीसी 1664। अब दोस्तों देखिए, ये कंपनियों के आगमन का क्रम मोस्टली छोटे एग्जामों में ये क्रम ही पूछा जाता है दोस्तों, कि पहले कौन आए, बाद में कौन आए, उसके बाद में कौन आए दोस्तों। अब थोड़े से बड़े लेवल का एग्जाम है, उसमें कंपनी की स्थापना का क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले किस देश ने लाके इंडिया के अंदर अपनी कंपनी की स्थापना की। तो अपन थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनको याद करने का तरीका देखिए। अपन ने पहले इनको याद रख लिया 1498, 1595, 1600, 1664। अब अपन इनको कंपेयर करके याद रखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब आए उसी टाइम इन्होंने स्थापना कर दी। अंग्रेज जब आए
तभी इन्होंने स्थापना कर दी, और फ्रांसीसी जब आए तभी इन्होंने अपनी स्थापना कर दी। अब इनमें मोटे तौर पर याद रखने वाली चीज दोस्तों ये है कि डच भारत में आए तो पहले थे, लेकिन कंपनी उन्होंने अंग्रेजों के बाद में डाली। तो पुर्तगाली ऊपर आएंगे, अंग्रेज फ्रांसीसी नीचे आएंगे, पुर्तगाली ऊपर फ्रांसीसी नीचे, लेकिन डच और अंग्रेज एक दूसरे से ऊपर वाले में डच पहले आएंगे, नीचे वाले में डच बाद में आएंगे। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। डच आए थे इंडिया में पहले, लेकिन कंपनी उन्होंने बाद में स्थापित की, और अंग्रेज आए थे बाद में, कंपनी उन्होंने पहले डाली। तो इन चार डेट्स को वापस याद करेंगे, 1498, 1600, 1664। अब एक डच की डेट बच गई है, 1595 में आए थे, कंपनी डाली उन्होंने 1602 ईस्वी में। दोस्तों एक इसको याद रख लेना है, बाकी तीन ऐसे चीज ऊपर से आ जाएंगी। एक इनका क्रम याद है, डच आए थे पहले, लेकिन कंपनी इन्होंने अंग्रेजों के बाद में डाली। चार डेट यहां से याद की, चार डेट यहां से याद की अपन ने, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी बोल दो या फिर व्यापारिक केंद्र इन्होंने कहाँ बनाया इंडिया के अंदर, जो भी ये चारों देश है इन्होंने, अपन वो चीज देखते हैं दोस्तों। तो पहली कोठी है वो पुर्तगालियों ने कोचीन में स्थापित की। जैसे बताया कालीकट गंगा केरल में पहुंचा था पुर्तगाली, तो वहीं पे उन्होंने पहली कोठी डाल दी। अंग्रेजों ने पहली कोठी सूरत में डाली 1608 में, और डचों ने मछलीपट्टनम में 1605 में, और फ्रांसीसियों ने 1668 के अंदर सूरत में ही डाल दी। तो देखिए दोस्तों, अब अपन को इनकी सन भी याद करना है। कैसे याद रखेंगे, ये याद हो गए अपने, ये याद हो गया। अब अपन कैसे याद रखेंगे, कोचीन में इन्होंने फैक्ट्री कितने साल बाद डाली, कोचीन में इन्होंने 5 साल बाद फैक्ट्री डाल दी पुर्तगालियों ने। अंग्रेजों ने फैक्ट्री 8 साल बाद डाल दी सूरत के अंदर, और इन्होंने 3 साल बाद डाल दी डचों ने फैक्ट्री, और फ्रांसीसियों ने 4 साल बाद फैक्ट्री डाल दी। देखिए दोस्तों, अभी जी में याद रख सकते हैं, पुर्तगालियों ने 5 साल बाद डाली, अंग्रेजों ने 8 साल बाद डाली, डचों ने 3 साल बाद फैक्ट्री डाली, और फ्रांसीसियों ने 4 साल बाद अपनी फैक्ट्री लगा दी। तो यहां से अपने को 4 डेट ये, 4 डेट ये, और 4 डेट ये पूरा अपने को एक साथ माइंड में पिरो के रखना है, ताकि अपना एक क्वेश्चन जो भी अगर कंपनी की स्थापना से संबंधित आ जाए, ये पूछ ले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ये कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, अपन एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो अपना पक्का समझे। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगर अपन एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं और उसको सही करते हैं, इसका मतलब आप लाखों की भीड़ से आप आगे जा चुके हो। तो अपने को पढ़ाई इस टाइप से करनी है कि अपने को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो और बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और उसके लिए आपको एक ट्रेंड से, एक मेथड से पढ़ना होगा, और एक ट्रेंड से ही इनको याद रखना होगा। आपको इनको रटना नहीं है, आप इन 4 को याद करो, फिर इनका कंपेयर करके इनको याद करो, फिर इनका कंपेयर करके आप इनको याद करो। आपको अच्छा याद होगा, डेफिनेटली याद होगा, और आप अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों इनके आने का क्रम। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे ही यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं, अब इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी, व्यापार करने की मंशा से और अधिक व्यापार करने लगे। तो चूंकि दोस्तों अब यहाँ से एक छोटी सी घटना देखते हैं दोस्तों। जैसे ये यूरोप से व्यापार करने के लिए आ रहे थे, तो उस समय चूंकि मैं बता चुका हूं, यहाँ पे अपने मुगल काल चल रहा था, और मुगल काल में यहाँ पे जहांगीर का शासन चल रहा था दोस्तों। तो जहांगीर जैसे ही इनको जो भी यूरोपीय देश आ रहे थे, इनको व्यापारिक कोठी स्थापित करने का अनुमोदन दे रहे थे, इनको स्वीकृति दे रहे थे कि आप अपनी व्यापारिक कोठी डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक विवादित स्थिति बनती है दोस्तों कि अंग्रेजों ने पहली जो कोठी है अपनी 1608 अंग्रेजों ने पहली कोठी 1608 ईस्वी में सूरत में डालने प्रारंभ की, लेकिन किसी कारणवश जहांगीर अंग्रेजों से नाराज हो गया और उन्होंने इस कोठी को बनाना बंद कर दिया। तो उसको बाद में अंग्रेजों ने अपनी ये कोठी यहाँ पे मसूलीपट्टनम में डाल दी 1611 ईस्वी में, और काम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री बनके तैयार हो गई और इनका काम चालू हो गया। उसके बाद में जहांगीर और अंग्रेजों के मध्य संशोधन हुआ, तो उसके बाद में 1613 ईस्वी में ये भी बनके पूरी हो गई दोस्तों। और जैसे अपन पढ़ते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी कोठी कहाँ डाली, कालीकट बंदरगाह केरल में। कब डाली? 1503 में डाली। और डच ने अपनी कोठी मसूलीपट्टनम में ही डाली। ये कब डाली डचों ने? डच ने डाली 1605 ईस्वी में, देखिए दोस्तों। और फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी वो सूरत में ही डाली थी। सूरत में फ्रांसीसियों ने कब डाली?
ये वाली 1668 ईस्वी में। तो 4 कंपनी की स्थापना का क्रम, 4 कोठियां याद रखनी है। अंग्रेज सूरत, फ्रांसीसी सूरत, डच मसूलीपट्टनम और पुर्तगाली कोचीन। अब मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने 2 कोठियां, अगर क्वेश्चन अगर आ जाए थोड़ा सा, अगर हाई लेवल के एग्जाम लेके चलो, अगर उनमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों की पहली कोठी बनकर तैयार हुई तो वो मसूलीपट्टनम में हुई थी 1611 ईस्वी में। इसको दोस्तों याद रखना। अंग्रेजों ने पहली कोठी कहाँ स्थापित की, तो सीधा सा आंसर 1608 ईस्वी में सूरत में। बनकर कहाँ तैयार हुई, मसूलीपट्टनम में तैयार हुई, क्योंकि इसमें जहांगीर ने इस पे एक बार रोक लगा दी थी, उसके बाद में इसको वापस काम इसका स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखना, बनकर तैयार हुई थी अंग्रेजों की मसूलीपट्टनम में। और नॉर्मली पहली कोठी पूछी जाए तो 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अपन ने देखा है कि पुर्तगाली है वो समुद्री मार्ग से अफ्रीका को क्रॉस करते हुए इंडिया आ रहे हैं। समुद्री मार्ग से व्यापार करने के उद्देश्य से इंडिया आते हैं और यहाँ से इंडिया से ढेर सारे कच्चे मसालों, कपड़ों, सूती वस्त्रों का व्यापार करके जब वो अपने अफ्रीका या यूरोप के अंदर बेचते हैं यूरोपीय देशों में, तो माना जाता है कि उनको 60 गुना तक मुनाफा प्राप्त हुआ। मतलब उनके खर्चों को निकाल दिया जाए तो 60 गुना तक मुनाफा प्राप्त हुआ। ये मुनाफा दोस्तों इतना ज्यादा था कि इसको देखकर यूरोपीय देश थी उनकी एक दूसरे की होड़ मच गई कि इंडिया के अंदर जाके, एशिया के अंदर जाके व्यापार किया जाए और अपने देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत की जाए और अपने जो प्रतिस्पर्धात्मक जो ये युग चल रहा था, दौर चल रहा था, उसमें अपन अव्वल बने और देशों की तुलना में। तो इसी चक्कर में सबसे ज्यादा स्टार्ट में यूरोपीय देशों में स्पेन और पुर्तगाल ने दिलचस्पी दिखाई। इसी का नतीजा है कि वास्को डी गामा भारत आया 1498 में, ढेर सारे कपड़ों और मसालों को व्यापार करके वापस ले गया। फिर उसके बाद एक पेड्रो अल्ब्रेज आता है, पेड्रो अल्ब्रेज 1500 ईस्वी में आता है, वो भी व्यापार करके जाता है। फिर वापस वास्को डी गामा आता है 1502 ईस्वी में। तो 2-3 बार आते हैं और व्यापार करके वापस चले जाते हैं। चूंकि दोस्तों प्रारंभ में मुगल सम्राटों ने इनकी रणनीति को नहीं बचाना, मुगल सम्राटों ने को भी काफी हद तक मुनाफा मिलता था, आय मिलते थे टैक्स के रूप में। तो इसी चक्कर में जो यूरोपीय कंपनियां हैं न कि केवल इनको व्यापार करने की परमिशन दी, बल्कि इनको व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की भी छूट दे दी। इसी क्रम में बाद में धीरे धीरे जब पता चला उन शासकों को, अपने सम्राटों को, कि यूरोपीय कंपनियों का उद्देश्य न कि केवल व्यापार करना है बल्कि वो अपने राजनीतिक जीवन में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, तब अपन लोग इनका करने चालू करते हैं विरोध। फिर अपन पढ़ेंगे 1757 की क्रांति, 1764 का बक्सर का युद्ध, फिर इनका विरोध स्टार्ट होना होता है और आपस में जो भी यूरोपीय देश आते हैं इनकी आपस में विरोध होता है। और बाद में फिर अपन को जाके 1947 में स्वतंत्रता मिलती है और सबसे लंबा शासनकाल इनमें अंग्रेजों का रहता है, जो सबसे लंबे समय तक भारत में टिकते हैं और भारत पर राज करते हैं। ये सब अपन आगे की वीडियोस में देखेंगे, लेकिन मोटे तौर पर इनका व्यापार करने का उद्देश्य ये था क्योंकि मुनाफा वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब देखिए दोस्तों, अब अपन इनको बारी बारी से देखेंगे। देखिए दोस्तों, पुर्तगाली। अब पुर्तगाली, जैसे ही पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री डाली कोचीन केरल में, तो उस समय पुर्तगाल के जो सम्राट थे वो जेम्स प्रिंसेस थे। जेम्स प्रिंसेस द नेविगेटर कहा जाता है इसको, क्योंकि इसी के नेतृत्व में, जब जेम्स प्रिंसेस के नेतृत्व में ही पुर्तगाली के वायसराय भारत में आने लगे और वो भारत में अपना प्रभुत्व, वर्चस्व जमाने लगे, भारत के प्रदेशों को विजित करके, जीत के, और वहां पे पुर्तगालियों का शासन स्थापित करने लगे। तो ये सब काम किसके समय हुआ? जेम्स प्रिंसेस के समय हुआ, जिसको द नेविगेटर की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, द नेविगेटर किसे कहा जाता है? जेम्स प्रिंसेस, जो पुर्तगाली का उस समय पुर्तगाल का सम्राट था। तो अब कौन कौन से जो प्रमुख वायसराय है, इनके पुर्तगालियों का जो राजनीतिक जीवन क्रम है अपने भारत में, वो अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, एक पहला शासन आया था अल्मीडा।
अल्मेडा। ये दोस्तों 1505 से 1509 तक रहा था। ठीक है दोस्तों, इसको प्रथम वायसराय कहा जाता है। प्रथम वायसराय या गवर्नर कहा जाता है इसको। पुर्तगालियों का भारत में प्रथम वायसराय या गवर्नर। दूसरा, इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी, एक नीति चलाई दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्योंकि ये फर्स्ट बार जब प्रिंसेस ने भेजा तो प्रथम वायसराय गवर्नर का जाता, दूसरा इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों क्या थी, उसको अपन दोस्तों अब देखते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों ये थी कि जो अपन देखते हैं यूरोप है, ये इंडिया है, तो ये जो यूरोप से जो भारत व्यापार करने आए थे, तो ये भारत के जो चारों ओर जो हिंद महासागरीय जो क्षेत्र लगता है, इसके ऊपर पुर्तगाल के जहाजी बेड़ों का पूर्ण रूप से इनके कब्जा हो जाए, ताकि कोई दूसरा देश भारत में आके व्यापार न कर सके और इनको दखलंदाज न कर सके। इसी नीति को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। जो समुद्री जो एरिया है हिंद महासागरीय क्षेत्र के, उसके ऊपर इसने पूर्ण रूप से अपनी जहाजी बेड़ों का कब्जा कर लिया, ताकि कोई दूसरा देश आके इनके कब्जे को ना मिटा सके और भारत से व्यापार ना कर सके। इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों। अब ये तो इन्होंने चलाई दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों एक आता है अपना अगला वायसराय आता है इनका अल्बुकर्क। अल्बुकर्क दोस्तों आता है 1509 से और 1515 तक दोस्तों रहता है। अब दोस्तों इनका शासनकाल अपन नहीं भी याद रखे दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन को क्रम इनका थोड़ा याद रखना। पहले अल्मेडा आया, फिर अल्बुकर्क आया। इसके दो चार काम क्या थे, इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको। पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अल्मेडा ने तो खाली बस पुर्तगालियों से व्यापार को बढ़ावा दिया और वहां पे जहाजी बेड़ों का कब्जा किया, लेकिन अल्बुकर्क ने क्या किया कि भारत के प्रदेशों को जीत के वहां पे पुर्तगालियों को बसाना स्टार्ट कर दिया। भारत के प्रदेशों को जीत के पुर्तगालियों को बसाना स्टार्ट कर दिया, ताकि पुर्तगालियों की बस्ती बस जाए। इसी वजह से इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नॉर्मल संस्थापक पूछे पुर्तगालियों को भारत में संस्थापक तो अल्मेडा, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो अल्बुकर्क। नंबर इसने अगली चीज, इसने कोचीन को राजधानी बनाया। कोचीन जो इनका व्यापारी केंद्र था को राजधानी बनाया। और एक और चीज दोस्तों, इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर आदिल शाह से गोवा जीता। दोस्तों ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखना कि अल्बुकर्क का एक प्रमुख योगदान यह है कि 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीता। पूछा जाता है कि बीजापुर के किस शासक से गोवा जीता, आदिल शाह से। कब जीता, 1510 ईस्वी में। किसने जीता, अल्बुकर्क के नेतृत्व में ये गोवा जीता गया था। एक दोस्तों अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों के भारत में स्थायित्व के लिए एक नीति चलाई, जिसको विवाह नीति कहा जाता है। विवाह नीति का मतलब यह था दोस्तों कि पुर्तगालियों को भारत में लाकर बसाया और उनका विवाह भारतीय महिलाओं से कराया गया, ताकि भारतीय महिलाएं उनको अपना समझने लगे और भारत के लोग उनको अपना समझने लगे, जिससे कि उनका स्थायित्व भारत के अंदर और ज्यादा रहे। इसलिए इसने एक विवाह नीति भी चलाई थी अल्बुकर्क ने। ठीक है दोस्तों, अब इनका एक वायसराय और आता है दोस्तों, जिनके बारे में अपन देख लेते हैं। पुर्तगालियों का वो आता है दोस्तों नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा
नीनो डी कुन्हा के बारे में दोस्तों एक दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर एक बात, इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी बनाया। दूसरी चीज 1535 और 1559 इसमें इसने दीव को जीता और 1559 में इसने दमन को जीता। दोस्तों यहां से एक चीज आपको कंफ्यूज करेगी, याद रखना, गोवा को जीता किसने था? अल्बुकर्क ने। गोवा को राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने। इस चीज को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। जीतने वाला तो शासक अल्बुकर्क था और राजधानी बनाने वाला नीनो डी कुन्हा था। और चूंकि हम देखते हैं कि जिस प्रकार से गोवा 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने जीता, दमन और दीव को नीनो डी कुन्हा ने जीता, और ये स्वतंत्रता के बाद 1961 में जाके आजाद होते हैं। सबसे पहले ये गुलाम बनते हैं और सबसे लास्ट में जाके स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। तो ये था छोटा सा पुर्तगालियों का राजनीतिक चक्कर भारत के अंदर, किस प्रकार से उनके राजनीतिक जीवन क्रम रहा भारत के अंदर। ये दो तीन शासक हैं, इसके बारे में एक दो बातें याद रखनी दोस्तों। याद कैसे करना? अल्मेडा की दो बातें। प्रथम वायसराय ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक। नंबर एक चीज, गोवा को इसने जीता बीजापुर के शासक आदिल शाह से, और कोचीन को इसने राजधानी बनाया। नीनो डी कुन्हा गोवा को जीता, गोवा को राजधानी बनाया, और दमन और दीव को इसने जीता। तो ये इनके तीन राजनीतिक शासक थे। अब दोस्तों अपन इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा डचों का देख लेते हैं राजनीतिक जीवन। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से पुर्तगाली भारत आए थे उसी प्रकार डच भी भारत आए। क्योंकि डच पहले भारत में आके पहले दोस्तों इंडोनेशिया गए। डच भारत में आके पहले इंडोनेशिया गए, और इंडोनेशिया से डचों ने काफी हद तक मसालों का व्यापार किया और मसाले ले जाके अपने देश में बेचे, और काफी हद तक मुनाफा प्राप्त हुआ। और डच और भारत से मेनली वो वस्त्रों का व्यापार करते थे, सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। और पुर्तगाली है वो मोस्टली भारत से मसालों का व्यापार ज्यादा करते थे। डच मसालों का व्यापार इसलिए नहीं करते थे क्योंकि डच ज्यादातर मसाले वो पुर्तगाल से ले जाते थे। क्योंकि अपन जानते हैं दोस्तों, यूरोपीय देशों में सर्दी के समय बर्फ जम जाती है, भोजन की किल्लत आ जाती है। उस समय ये जो मसाले, पेपर सोल्ट, काली मिर्च जो ये यहाँ से ले जाते थे भारत और इंडोनेशिया से, ये उन मटन चिकन के ऊपर लगा के खाए जाते थे। ताकि तभी यही कारण है कि इनको यहाँ पे काफी अच्छे रुपए मिलते थे मसालों के, काली मिर्च के, पेपर सोल्ट के। और यहाँ पे अपने देश से, इंडोनेशिया से काफी सस्ती कीमत में ये व्यापार करके ले जाते थे। यही कारण था कि इनको 60 गुना तक मुनाफा प्राप्त हुआ, और उन्होंने भारत से व्यापार करने की इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई इन यूरोपीय देशों ने। यही इनका एक मुख्यतः कारण रहा था। तो देखिए दोस्तों, अब डचों के बारे में कोई ज्यादा राजनीतिक जीवन क्रम दोस्तों है नहीं। एक इनका शासक जरूर था, कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन एक शासक था डचों का। इसके समय ये डच मोस्टली व्यापार करने के लिए भारत आए थे। बाकी कोई खास प्रश्न यहाँ से बनता नहीं है। एक प्रश्न आप याद रख सकते हो दोस्तों, एक है वेडरा का युद्ध। वेडरा का युद्ध ये हुआ था दोस्तों 1759 ईस्वी में, डच प्लस अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इसको आप याद रख सकते हो दोस्तों। डच और अंग्रेजों के वेडरा या वेदरा का युद्ध इसको आप बोल सकते हो। 1759 में डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित किया, और उसके बाद डचों का राजनीतिक जीवन भारत से बिल्कुल समाप्त हो गया और अंग्रेजों का वर्चस्व बनता चला गया। उसके बाद अपन वांडीवास का युद्ध देखेंगे 1760 ईस्वी में। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इसमें अपन ने मोस्टली दो चीज देखी, पुर्तगालियों का भारत में आगमन और डचों का भारत में आगमन। किस प्रकार से भारत में आते हैं, किस प्रकार से अपने राजनीतिक जीवन का संचालन करते हैं, और किस प्रकार से उनकी विलुप्ति होती है। अपन दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का
भारत में आगमन, किस प्रकार से वो उनके वायसराय भारत में आते हैं, वो स्थायित्व प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में संघर्ष चलता है, और कौन कौन से उसके मुख्य वायसराय है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, अपन नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों लाइक करें, सपोर्ट करें, और आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को प्यार करें, शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।